स्टार्ट हम करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर। अच्छा, अभी आप लोगों का कोई रिग्रेशन का फिगर खत्म हुआ है असाइनमेंट प्रिपेयर करने के बाद? ये दो ऑथर थे, गॉस मार्कोव थ्योरम। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ओएलएस एस्टिमेटर है ना, अच्छा ओएलएस एस्टिमेटर किसको कहते हैं जी, पहले तो ये हम देख लें। एस्टिमेटर हम कहते हैं फार्मूला को, फार्मूला। स्क्रीन नहीं शेयर की, मैं अभी कर देता हूँ जी। वैसे शेयर तो है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ जी। अब देखें, आ गई है स्क्रीन? जी बाकी लोग बताइएगा। जी शेयर है, आ रही है मेरे पास, आ रही। चल आप ना वो कंट्रोल टैब करके या देखें, वो सम टाइम ना मिनिमाइज हो जाती है। एस्टिमेटर कहते हैं जी हम फार्मूला को, ये जितने भी हैं ना, ये सारे आपके पास एस्टिमेटर गिवन है। ठीक है जी, मीन का एस्टिमेटर है, वेरिएंस का फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेटर है। जितनी भी हमने डिस्कशन की ना, हमने अल्फा एंड बीटा के फार्मूले पे बात नहीं की। अल्फा और बीटा भी तो किसी फार्मूला से ही कैलकुलेट होता है ना। तो हम यहाँ पर गूगल से फार्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। फार्मूला ऑफ इंटरसेप्ट एंड बीटा। ये आपके पास फार्मूला होता है जी, सामने आ गया। कोई बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ तो नहीं है ना, x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार ओवर x माइनस एक्स बार, और बीटा का भी फार्मूला आ गया, अल्फा और बीटा के फार्मूलाज आ गए। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्फा और बीटा जो है ना, किसी फार्मूला से कैलकुलेट होते हैं। हम ये पढ़ना चाहते हैं कि वो फार्मूला, वो एस्टिमेटर जो कि ओएलएस कहलाता है, जो कि ओएलएस कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। और इसे हम ओएलएस क्यों कहते हैं? हम इसे इसलिए ओएलएस कहते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो यहाँ पर स्कैटर की फॉर्म में बना हुआ है, और ये जो आप लाइन एस्टिमेट करते हैं, इसके दरमियान ये जो डेटा पॉइंट्स का और लाइन का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो आपके पास इसका जो डिस्टेंस है वो एरर, ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कहलाता है ना, w माइनस डब्ल्यू हैट स्क्वायर ओवर, इसका सम कर लेते हैं। तो अगर आप किसी और फार्मूला से अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करें तो उसका डिस्टेंस लाजमी बात है ज़्यादा होगा। और आसानी के लिए हम बात कर लेते हैं कि एक आपके पास लाइन है, ये एक रिग्रेशन लाइन है, ये एक हम रिग्रेशन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और ये डॉट्स हैं, खैर अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इन डॉट्स का डेटा का डिस्टेंस कम है। अगर आपने डॉट्स बनाए हों, ऐसे डॉट्स हों, ये रेड डॉट्स हैं जो आपके पास, लाइन वही आ रही है, रेड डॉट्स का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है इस लाइन से। तो लाजमी बात है कि जो ये जो एरर आएगा ना आपके पास, ये जो 1080 आ रहा है, ये एरर ज़्यादा आएगा अगर इस लाइन का और इन डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो OLS, इसलिए इसको OLS कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस आता है ना, ये कम आता है। आप दुनिया में से कोई और फार्मूला उठा के लाएंगे, आप यूज़ करेंगे अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करने के लिए, उससे एरर कैलकुलेट करें और उससे सम ऑफ स्क्वायर एरर कैलकुलेट करें,
लाजमी बात है, सबसे जो टॉप ऑफ द विनर होगा ना, सबसे कम एरर होगा वो OLS के फार्मूला का होगा। ठीक होगी बात। तो हम इस प्रॉपर ये ना, इसलिए इसको हम OLS कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि OLS एस्टीमेट्स, अब मैंने एस्टीमेटर नहीं लिखा, अब OLS एस्टीमेट्स का मतलब ये है वो अल्फा और वो बीटा जो आपने OLS एस्टीमेटर से कैलकुलेट किया है। OLS estimators are no longer blue if assumptions of error term, assumptions of CLRM or especially error term are not fulfilled or violated। हमने ये लिखा है कि हमने कोई 10 assumptions पढ़ी हैं, इन assumptions में से अगर कुछ assumptions वायलेट हो जाएं या स्पेसिफिकली एरर टर्म की कोई assumption वायलेट हो जाए तो OLS एस्टीमेटर के जो एस्टीमेट्स होते हैं, जो बीटा और अल्फा होते हैं, वो ब्लू नहीं रहते, वो ब्लू नहीं रहते। ये थ्योरम है, ये थ्योरम कहलाता है आपके पास गास मार्कोव थ्योरम। अब हम देख लेते हैं जी कि ब्लूनेस होती क्या है। ठीक है जी, हम देख लेते हैं कि ब्लू होना होता क्या है। तो आपके पास नोट्स में ना ब्लूनेस की एब्रीविएशन भी गिवन है, उसकी फर्दर डिटेल भी गिवन है। दैट इज गैस मार्कोव थ्योरम के लिए हमने दो रिग्रेशंस लाइंस लिखी हैं, इक्वेशंस लिखी हैं, जिसमें हमने एक को कहा है दिस इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और दूसरी को कहा है दिस इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। दोनों में y मौजूद है, दोनों में x मौजूद है और दोनों में एरर टर्म मौजूद है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपके पास बीटा हैट आ रहा है और बीटा नॉट हैट आ रहा है, और यहाँ पर बीटा और के साथ हैट मौजूद नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, इसकी लॉजिक ये बना लेते हैं कि जो बीटा है ना विदाउट हैट, बीटा आई, बीटा वन और बीटा नॉट, ये वो बीटाज हैं जो पॉपुलेशन के हैं, कि हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेते उससे बीटा को एस्टिमेट करते, तो जो इंटरसेप्ट और स्लोप आती वो बीटा नॉट और बीटा आई होती। बट वी कैन नॉट रीच टू होल पॉपुलेशन। हम सैंपल का डेटा लेते हैं और हमने 10 या 8 सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। उनमें से हमने डेटा सिलेक्शन की, डेटा सिलेक्शन के बाद हमने सैंपल के लिए इस इक्वेशन को एस्टिमेट किया। इसका मतलब है कि हमने बीटा नॉट हैट एस्टिमेट किया है जो सैंपल का है इंटरसेप्ट, और बीटा आई हैट एस्टिमेट किया है जो सैंपल का स्लोप है। अब हम ये आगे बात करना चाहते हैं कि क्या बीटा हैट नॉट और बीटा हैट आई बीटा नॉट और बीटा आई का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। क्या बीटा हैट यानी सैंपल के कैलकुलेट किए हुए कोएफिशिएंट्स पॉपुलेशन के कोएफिशिएंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है। हम वर्किंग करेंगे पी वैल्यू के साथ, टी वैल्यू के साथ। लेकिन गास मार्कोव थ्योरम ये कहता है कि अगर आपकी अजम्पशंस वायलेट हो गई तो आपके ये कोएफिशिएंट्स ब्लू नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। अब ब्लू क्या है, ब्लू स्टैंड फॉर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, कि जो OLS का फार्मूला है ये बेस्ट फार्मूला है, OLS का फार्मूला लीनियर फार्मूला है और OLS का फार्मूला अनबायस्ड फार्मूला है। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। लीनियर, और इसकी मैंने ना इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है दोबारा से कि बीटा हैट इज द लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, यानी सैंपल बीटा इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन बीटा एंड सैंपल बीटा इज द बेस्ट। बेस्ट के दो मतलब हैं, वन इज एफिशिएंट, सेकंड इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा। अब पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। अनबायस्ड का ये मतलब होता है कि आपने जो बीटा की वैल्यू एस्टिमेट की है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज अल्फा और बीटा की एक्सेल में कैलकुलेट हुई हैं,
दैट इज इंटरसेप्ट एंड हाइट। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाता है कि हो सकता है पॉपुलेशन में भी यही वैल्यू हो। अगर यही वैल्यू हुई तो हम कहेंगे ये वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन की, और अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। डिसीजन हमने इधर से करना है पी वैल्यू और टी वैल्यू के साथ। बट हम ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा will only be equal to real value of beta if the estimator is unbiased। यानी estimated value of coefficient will be equal to their true value। अगर आपको फार्मूला ऐसे बीटास प्रोड्यूस करके देता है तो वो फार्मूला अनबायस्ड फार्मूला कहलाता है। सेकंड, फॉर इसकी एग्जांपल आप ऐसे देखें कि आपने क्लास में एक टेस्ट लिया बच्चों से, उनके रिजल्ट्स के मार्क्स आ गए आउट ऑफ 50 45। उन्होंने एक और एग्ज़ाम दिया, फाइनल एग्ज़ाम दिया उसी सिलेबस में से, उनके एग्ज़ाम मार्क्स आ गए 46 या 44। तो हम कहेंगे ये बायसनेस नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए उनके 15, इसका मतलब है कि जो पहले टेस्ट लिया था वो बायस्ड है, रिप्रेजेंटेटिव है आपके नेक्स्ट टेस्ट का, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सैंपल बीटा विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन बीटा अगर आपका OLS फार्मूला ऐसी वर्किंग करके देता है तो दैट फार्मूला इज अनबायस्ड फार्मूला। नेक्स्ट वर्किंग, दैट इज एफिशिएंट। इसके लिए ना मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ जी यहाँ पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझ सकते हैं अब आप कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन के चलिए, रिकॉर्डिंग चलाई नहीं थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। हमने ये बात की, देयर आर 10 assumptions ऑफ OLS। आउट ऑफ 10, 5 assumptions आर अबाउट एरर टर्म। एरर टर्म में वैल्यू को सिफर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू को होमोसेडास्टिक होना चाहिए, उससे उसका वेरियंस इक्वल हो, उसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, एरर टर्म को नॉर्मल होना चाहिए और उसमें एंडोजेनिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कोवेरियंस बिटवीन आईवी और एरर टर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये अजम्पशंस फुलफिल करती हैं उस कंडीशन में OLS एस्टिमेटर यानी वो फार्मूला जो बीटा और अल्फा को कैलकुलेट करता है वो ब्लू होता है, यानी वो बेस्ट लीनियर और अनबाइस्ड फार्मूला होता है। बेस्ट का मीनिंग ये है कि वो एफिशिएंट और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये है कि अगर आपका सैंपल साइज सफिशिएंटली लार्ज होगा, सैंपल का बीटा पॉपुलेशन के बीटा को ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसका वेरिएंस 0 हो जाएगा। एफिशिएंसी ये है बीटा की कि आपका बीटा अगर आप रीसैम्पलिंग करें और मल्टीपल बीटास कैलकुलेट करें, उन बीटास का वेरिएंस किसी और फार्मूला से कैलकुलेट किए हुए बीटा के वेरिएंस से कम होना चाहिए। आपके पास OLS का फार्मूला है, कोई और स्टैटिस्टिशियन लेके आता है एक फार्मूला कि इस फार्मूला से अपना बीटा कैलकुलेट करें, ये कम वेरिएंस देगा, तो आप वाला बीटा एफिशिएंट नहीं कहलाएगा, वो दूसरा बीटा एफिशिएंट कहलाएगा। तो हम ये कहते हैं कि OLS का बीटा अगर अजम्पशंस फुलफिल होती हैं तो वो एफिशिएंट होता है। किसी और फार्मूला से इतना कम वेरिएंस नहीं आ सकता जितना आपके OLS के एस्टिमेटर से आता है। नेक्स्ट है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड एस्टिमेटर या फार्मूला वो होगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा आपके एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा के बराबर होगी,
यानी सैंपल के बीटा पॉपुलेशन के बीटा के इक्वल होंगे, तो हम कहते हैं कि अनबायस्ड होगा। और लास्ट अजम्पशन है लीनियर, कि आईवी और डीवी के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, तो आपका एस्टिमेटर भी लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। तो हमने बात ये की पॉपुलेशन रिग्रेशन के फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। हम बीटा हैट को यूज़ करते हुए बीटा को एस्टिमेट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि बीटा हैट बीटा का यानी सैंपल का कोफिशिएंट बीटा पॉपुलेशन के कोफिशिएंट का लीनियर अनबायस्ड एफिशिएंट और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए। ये OLS इन सारी प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरता है, लेकिन अनटिल आपकी ये assumptions जो हैं वायलेट नहीं होती। अगर ये assumptions वायलेट हो जाएं तो आपका जो एस्टिमेटर है ना OLS का, इट इज़ नो लॉन्गर ब्लू एस्टिमेटर। तो यही हमने लिखा है जी कि OLS एस्टिमेटर आर नो लॉन्गर ब्लू। अब ब्लू क्या है? ब्लू इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू इज द ब्लू बल्कि आर लिखेंगे, ब्लू आर द प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेटर। और गैस मार्कोव थ्योरम क्या है? ये थ्योरम है, थ्योरम ये है जी आपके पास कि इफ assumptions of regression in general और स्पेसिफिकली एरर टर्म की 5 में से कोई एक assumptions भी वायलेट हो गई, एरर टर्म की वैल्यू 0 के इक्वल ना रही, एंडोजेनिटी आ गई मॉडल के अंदर, आपके एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट ना रहा, तो इन पांचों में से कोई एक assumption भी वायलेट हो गई, तो योर एस्टिमेटर ऑफ OLS इज नो लॉन्गर अ ब्लू एस्टिमेटर। तो अगर वो एस्टिमेटर ब्लू नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो आपने वर्किंग की है ना अपने असाइनमेंट के अंदर, ये जो कोफिशिएंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं जी के आईवी का इम्पैक्ट ये है डीवी के ऊपर, आर स्क्वायर ये है, ये सारे का सारा ख़त्म फारग हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ये कोफिशिएंट्स ना बेस्ट हैं, ना लीनियर हैं, ना कंसिस्टेंट हैं, ना एफिशिएंट है। होप के बात समझ आ गई है? बड़ी लाइट सी आपने यस बोली है, बाकी भी इरम भी चुप हैं, हेरा भी चुप हैं, किरण भी चुप हैं। चलें, ओके। और किरण आपको समझ आ रही है? जी सर आ रही है। चलें, यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट टॉपिक जी क्लोज होता है।